जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे और उसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य का पतन और नवीन राज्यों का उदय इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगले जो मुगल बादशाह होते हैं वो काफी कमजोर शासक थे और इसका परिणाम ये हुआ कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगता है और ये राज्य ही नवीन राज्य के रूप में सामने आते हैं। उसी सेगमेंट को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि औरंगजेब के बाद कौन कौन से मुगल बादशाह हुए थे। तो कुल 12 मुगल बादशाह हुए। औरंगजेब के बाद पहले मुगल शासक मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह प्रथम, जिनको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। मुअज्जम जो औरंगजेब के पुत्र थे, उत्तराधिकार के युद्ध में वो विजय प्राप्त करते हैं और अगले मुगल बादशाह बनते हैं। और अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। इन 12 मुगल बादशाहों के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई गई, इनकी शासन व्यवस्था बहुत ही लचर और कमजोर किस्म की थी। तो जो सूबेदार नियुक्त किए गए थे मुगल शासकों के द्वारा, मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। 21 सूबे हुआ करते थे उनके साम्राज्य में। सूबा मतलब आज का जैसे प्रदेश है, उस तरह से वो सूबा होता था। और सूबों में सूबेदारों की नियुक्ति होती थी। अलग अलग सूबों में अलग अलग सूबेदार नियुक्त किए जाते थे मुगल बादशाह के द्वारा और इन सूबेदारों के द्वारा सूबों का शासन चलाया जाता था मुगल बादशाह के अंडर में। लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो ये सूबेदार जो सूबों का संचालन करते थे, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, स्वतंत्र राज्य बनने लगे और ये अपने आप को नवाब घोषित कर देते हैं। तो यहाँ मुगल साम्राज्य का पतन और नवीन राज्यों का उदय दोनों एक साथ चलता है। और इतना ही नहीं, इसी के साथ जो यूरोपीय कंपनियां थी, इनका क्षेत्र विस्तार भी आरंभ हो जाता है। जब तक मुगल साम्राज्य एक सूत्र में बंधा था, तब तक ये कंपनियां भारत में केवल व्यापार वाणिज्य करती थी। लेकिन जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया और नए राज्य बनते गए, तो नए राज्य बनने के कारण इनकी जो सैन्य क्षमता थी, वो सैन्य क्षमता कमजोर हो जाती है और ये यूरोपीय कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाते। जिसका परिणाम ये होता है कि ये कंपनियां धीरे धीरे इन राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सारे राज्यों पर आधिपत्य स्थापित करके भारत में साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछला क्लास जहां हम लोगों ने समाप्त किया था, आज का क्लास वहीं से आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मुगल साम्राज्य का पतन, टॉपिक हमारा यही था, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त या नवीन राज्यों का उदय। तो मुगल साम्राज्य के पतन का दौर हम लोगों ने देख लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 12 मुगल बादशाह हुए हैं, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब आगे हमको देखना है कि ये 12 मुगल बादशाहों के दौर में जो नए नए राज्य बनते हैं वो कौन कौन से थे, इनके संस्थापक कौन थे, इनके दौर में क्या घटनाएं हुई और विशेष रूप से जब ये नए राज्य बने तो अंग्रेजों के साथ इनका जो टकराव हुआ, युद्ध हुआ और इस युद्ध के माध्यम से ये पराजित हुए और इनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस वाले वीडियो में हम लोग एक एक राज्य को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। मुगल साम्राज्य का पतन हम लोगों ने पूरा कर लिया था। और इसको हम लोगों ने दो काल खंडों में देखा था। एक वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपने उत्थान के काल में था और दूसरा दौर वो था जब मुगल साम्राज्य अपने पतन के दौर में था। पतन तो उत्थान के काल में बाबर से लेके औरंगजेब तक, यानी बाबर, हुमायूं, बीच में शेर शाह सूरी, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, यानी 1526 से लेकर 1526 ईस्वी से लेके
1707 ईस्वी तक का जो समय है, ये इनके उत्थान का काल था। पिछले वीडियो में इस पे हम चर्चा कर चुके थे। और जो इनके पतन का दौर था, ये 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का समय चलता है। और इसी में कुल कितने मुगल बादशाह हुए थे? 12 मुगल बादशाह हुए थे। 12 मुगल बादशाह हुए थे। और इन्हीं के दौर में दो विदेशी आक्रमण भी होता है। नादिर शाह का आक्रमण होता है, जो दिल्ली से तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा लेकर के जाता है, 30 लाख लोगों की कत्ल करता है, 30 करोड़ रुपए की संपत्ति यहां से लेकर के जाता है। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद नादिर शाह का जो सेनापति था, बाद में वो अफगान का शासक बनता है, अहमद शाह अब्दाली, वो भी भारत पे आक्रमण करता है। और उसका जो सबसे प्रमुख युद्ध हुआ था, वो मराठों से हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध के रूप में उसको जाना जाता है, जो मराठों के साथ लड़ा गया था, जिसमें मराठे पराजित हुए थे। तो ये कालखंड उसी दौर का है, 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक। इसमें 12 मुगल बादशाह हुए। और ये मुगल बादशाह जैसे जैसे कमजोर होते गए, इनके अधीन जो सूबे थे, उनके जो सूबेदार थे, उन सूबेदारों ने अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। ठीक ना? तो इन सूबेदारों में हमको जो स्पेशली देखना है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर जब हम नवीन राज्य की बात करेंगे, नवीन राज्य, तो इन नवीन राज्यों में हमको देखना है हैदराबाद को। हैदराबाद, इसके साथ ही मैसूर राज्य, मैसूर राज्य, मैसूर राज्यों के साथ मराठा साम्राज्य, इसके बाद पंजाब राज्य, पंजाब राज्य के साथ अवध। ये सब नवीन राज्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे प्रमुख है उसको हमने छोड़ दिया जानबूझ करके, क्योंकि वहीं से ब्रिटिश साम्राज्य को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और वो कौन सा राज्य है? बंगाल। अंग्रेजों का पहला कब्जा जो स्थापित होता है, वो बंगाल पर स्थापित होता है। और यहीं से इनका साम्राज्यवादी शासन आरंभ होगा। दो युद्ध होंगे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध 1757 और 1764 में। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी, और उस संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनको दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। मालगुजारी वसूलने लगेंगे, टैक्स वसूलने लगेंगे। और इसके साथ ही इनको प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त हो जाता है इलाहाबाद की संधि के माध्यम से, जिसको निजामत का अधिकार कहा जाता है। और फिर क्या था? एक गवर्नर बनाया जाता है बंगाल में, जिसको रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जाना जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को लागू करवाया, जिसको बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो एक अपना एक कहानी शुरू होगा, कैसे कैसे ये लोग बंगाल में विस्तार करते हैं और फिर यहाँ से शासन व्यवस्था को पूरे देश में लागू करते हैं। तो नवीन राज्यों में पहला जो कब्जा होता है वो बंगाल पर ही होता है, लेकिन इसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले इन लोगों को देख लेते हैं, और उसके बाद बंगाल को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू होगा, और द्वैध शासन प्रणाली लागू होने के साथ ही आगे जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं लागू की गई थी, जैसे जमींदारी प्रथा, जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, इन सारी प्रथाओं को यहाँ से देखते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर नवीन राज्यों का उदय क्यों हुआ? क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। और कमजोर क्यों पड़ रहा था? क्योंकि उसके दरबार में ही गुटबंदी चल रही थी। और विभिन्न गुट थे, पिछले क्लास में हमने उस पर चर्चा किया था कि उसमें तुरानी ग्रुप, ईरानी ग्रुप, अफगानी ग्रुप, हिंदुस्तानी ग्रुप, ये अलग अलग गुट थे। और ये गुट अपने तरीके से शासन चलाना चाहते थे, अपने पसंद का मुगल बादशाह बनाना चाहते थे। ठीक ना? तो ये जो 12 मुगल बादशाह हुए थे, ये सब के सब कमजोर थे बिलासी से। और इनके वजह से ये सूबेदार अपने आप को नवाब घोषित कर देते हैं, और इन राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो यहाँ हैदराबाद को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे
प्रश्न बनेगा कि हैदराबाद, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किसने किया था, और उसके बाद कैसे अंग्रेजों ने हैदराबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद हम मैसूर राज्य पे आएंगे। मैसूर राज्य में आपको दो शासकों का नाम मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है मॉडर्न हिस्ट्री में। एक थे हैदर अली और दूसरे उनके पुत्र थे टीपू सुल्तान। इस नाम से तो आप लोग परिचित ही होंगे, हैदर अली और टीपू सुल्तान से। तो मैसूर राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का जब विखंडन होता है, तालीकोटा का जब युद्ध होता है, विजयनगर साम्राज्य टूट जाता है और उसे टूटे हुए साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था मैसूर। और यहाँ के शासक हुआ करते थे कृष्णराज प्रथम। और उन्हीं के शासनकाल में हैदर अली की उत्पत्ति होती है। धीरे 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 वह अपने योग्यता के दम पर मैसूर राज्य का शासक बन जाता है और फिर अंग्रेजों के साथ इनका टकराव शुरू होता है और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, तो आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब अंग्रेजों और मैसूर के बीच में युद्ध। तो ये शब्द बार बार आपको मिलेगा, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल पंजाब युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल का मतलब यहाँ अंग्रेज समझिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैसूर राज्य में आपको टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली मिलेंगे, उनके साथ युद्ध होगा। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर राज्य पराजित हो जाता है और मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उसके बाद अगले में हम लोग देखेंगे मराठा साम्राज्य को। तो मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी, फिर उनके वंशजों ने शासन किया, लेकिन वंशजों में भी उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई और फिर पेशवाओं का दौर शुरू हो गया। पेशवा का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जैसे आज का है। तो जो सबसे बड़ा मंत्री होता था, उनके अष्ट प्रधान में जो मंत्रिमंडल होता था पेशवाओं का, वो अष्ट प्रधान कहलाता था। अष्ट प्रधान में जो सबसे बड़ा पद होता था वो पेशवा का होता था। तो जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया तो पेशवाओं का दौर शुरू हो गया और वहां पे बालाजी विश्वनाथ के माध्यम से इसकी शुरुआत होती है। और पेशवा बाजीराव प्रथम सबसे मजबूत पेशवा माना जाता है। इस पे अभी एक फिल्म भी आई थी, आप लोग देखे होंगे, बाजीराव मस्तानी। पेशवा बाजीराव प्रथम पर यह फिल्म को फिल्माया गया है। तो यह एक मजबूत पेशवा था और जितना भी युद्ध लड़ा था हर युद्ध में विजयी हुआ था। मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार पेशवाओं के दौर में ही होता है। सबसे ज्यादा विस्तार पेशवाओं के दौर में होता है और इन पेशवाओं के दौर में बाजीराव प्रथम के दौर में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कि जब पेशवा इतने मजबूत थे, मराठा साम्राज्य इतने मजबूत थे, तो फिर आखिर अंग्रेजों ने इन पे विजय कैसे प्राप्त कर ली? क्या कमियां रही पेशवाओं में जिसके वजह से अंग्रेज विजयी हुए और मराठा पराजित हो जाते हैं? और पराजय के बाद मराठा साम्राज्य को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो मराठा साम्राज्य देखेंगे। उसके बाद पंजाब राज्य पे आ जाएंगे। तो पंजाब राज्य पहले सिख राज्य कहलाता था, क्योंकि पहले सिख धर्म की उत्पत्ति होती है गुरु नानक देव से। उसके बाद 10 धर्म गुरु बनते हैं। फिर मुगलों के साथ इनका युद्ध शुरू हो जाता है, सिख धर्म टूटने लगता है। फिर महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है। महाराजा रणजीत सिंह आधुनिक पंजाब की नींव रखते हैं और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित थे तब तक अंग्रेजों का दाल नहीं गलता है पंजाब में। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद आंग्ल पंजाब युद्ध होता है और दूसरे आंग्ल पंजाब युद्ध में पंजाब राज्य हार जाता है और इस तरह पंजाब राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो ये पंजाब राज्य की कहानी हो जाएगी। तो इसमें 10 धर्म गुरुओं को पढ़ना है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। फिर महाराजा रणजीत सिंह का पूरा जीवन परिचय देखते हुए उनका विजय अभियान पढ़ना है, वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो ये हम लोग पंजाब राज्य में पढ़ेंगे, सिख राज्य या पंजाब राज्य इसको कहा जाता है। और सबसे अंत में आ जाएंगे अवध पर। तो आप जानते हैं कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कि इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी से तो परिचित होंगे, इसने हड़प नीति अपनाया था और इस हड़प नीति के तहत अलग अलग तरह के आरोप लगा के विभिन्न राज्यों को, रियासतों को हड़प लिया जाता था और ब्रिटिश
साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो 1856 में अवध को भी हड़प लिया गया, कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया गया, और वहीं से राजा महाराजाओं में रोष उत्पन्न हुआ, राजनीतिक कारण बना, और आगे 1857 की क्रांति हो जाती है। तो ये विभिन्न राज्यों को यहाँ पर हमको देखना है, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध और बंगाल, ठीक ना। तो इनको पढ़ने के बाद हम लोग बंगाल पे आ जाएंगे, और यहीं से अंग्रेजों का शासन तंत्र आरंभ हो जाएगा। यानी बंगाल पर कब्जा करते ही इनका साम्राज्यवादी नीति आरंभ हो जाता। अभी तक तो ये व्यापारी थे, लेकिन भूभाग पे कब्जा बंगाल से ही शुरू होता है, यहीं से ये शासन व्यवस्था चलाना शुरू करते हैं। यही कारण था कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। शुरुआत में 3 प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की, एक बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, दूसरा मद्रास की प्रेसिडेंसी, और तीसरा बंबई की प्रेसिडेंसी। तो तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए शुरुआत में अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, और ये गवर्नर अपने क्षेत्र में शासन व्यवस्था को देखते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, और बंबई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगा। यानी सुप्रीमेसी किसकी बन गई? बंगाल के गवर्नर जनरल की। यानी बंगाल ही आप कह सकते हैं एक हेडक्वार्टर बन गया अंग्रेजों का, पूरी शासन व्यवस्था को देखने के लिए। तो यहां पर जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होता गया, वैसे वैसे नवीन राज्य बनते गए, और इन नवीन राज्यों को धीरे धीरे करके वन बाय वन अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। वैसे अगर क्रम देखा जाए तो पहला कब्जा बंगाल पे हुआ था, लेकिन बंगाल को हम लोग अभी छोड़ेंगे, क्योंकि बंगाल से ही पढ़ना हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे साम्राज्यवादी नीति के तहत। तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे, पहले हैदराबाद देखेंगे, फिर मैसूर देखेंगे, फिर मराठा देखेंगे, फिर पंजाब, और उसके बाद अवध साम्राज्य को देखेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक तरफ मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, और दूसरे तरफ नए राज्य बन रहे थे। और जब तक मुगल साम्राज्य मजबूत था, तब तक अंग्रेज या अन्य यूरोपियन कंपनियां भारत में केवल व्यापार कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे मुगल कमजोर पड़ते गए, नए राज्य बनते गए, और अंग्रेज धीरे धीरे इन पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी, और 1757 ईस्वी तक ये लोग भारत में केवल व्यापार कर रहे थे। ये लोग भारत के भूभाग पे कब्जा नहीं किए थे। लेकिन 1757 से लेके 1857 के बीच 1757 से लेकर 1857 के बीच इन लोगों के द्वारा भारत पर कब्जा किया जाता है। यानी ये वही दौर है जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा, मुगल बादशाह कमजोर पड़े, नए नए राज्य बने, तो इन राज्यों पर एक एक करके अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो किस राज्य पे कब कब्जा किया गया, और कौन सा राज्य किसके द्वारा बनाया गया, यानी नवीन राज्य की घोषणा किसके द्वारा की गई, इसी को हमको समझना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और हम लोग शुरुआत करेंगे हैदराबाद से। हैदराबाद हैदराबाद जो दक्कन का क्षेत्र हुआ करता था। अब यहाँ पे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्न बनेंगे, जैसे स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक कौन था, किसने स्थापना किया हैदराबाद को, मुगल साम्राज्य से अलग किसने किया था। तो स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक कौन था, और जिसने इसकी स्थापना की, उसी के नाम पे यहाँ पे शासन व्यवस्था चलने लगती है, और यहाँ पे शुरू हो जाता है निजामों का शासन। निजामों का नाम आप सुने होंगे। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय भी हैदराबाद में निजामों का शासन था। और जब देश आजाद हो गया, तो हैदराबाद एक रियासत हुआ करता था। तो इनसे पूछा गया कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो हैदराबाद का जो निजाम था, वो मुस्लिम शासक था। उसने कहा कि या तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, या स्वतंत्र रूप से एक नया देश बनाएंगे, हैदराबाद बनाएंगे। अब बताइए कैसे संभव है।
हैदराबाद भारत के बीचों बीच था, और अगर ये अलग देश बन जाता तो भारत के दो टुकड़े हो जाते, एक उत्तर भारत हो जाता, एक दक्षिण भारत हो जाता। यानी उत्तर भारत से अगर दक्षिण भारत जाना है तो पासपोर्ट और वीजा चाहिए। तो एक बड़ी मुश्किल घड़ी थी उस समय। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हैदराबाद पे सैनिक कार्रवाई करके भारत में मिला लिया गया था। तो उसकी अपनी एक अलग कहानी है। जब हम लोग स्वतंत्र भारत पे पहुंचेंगे 1947 में, तब इसके बारे में देखेंगे कि हैदराबाद को किस तरह से निजामों से छुड़ाया गया और इसको भारत का हिस्सा बनाया गया, भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा बनाया गया। यानी यहां से लेकर के 1947 तक यहाँ निजाम शाही चलती है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन से राज्य को? सबसे पहले पढ़ेंगे हैदराबाद को। तो हैदराबाद का संस्थापक कौन था? स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसने कब स्थापित किया, और कौन कौन से युद्ध हुए, और अंग्रेजों ने इस पे कब्जा कैसे किया, इसी के बारे में हमको समझना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हैदराबाद के विषय में। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ कह रहा है दक्कन के निजाम, मुगल साम्राज्य के अधीन जब तक हैदराबाद था, तब तक मुगल साम्राज्य के मुगल बादशाह यहाँ पे अपना सूबेदार भेजते थे और सूबेदारों के माध्यम से शासन चलता था। लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा तो हैदराबाद ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बनेगा कि स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक कौन था? यानी हैदराबाद को मुगल साम्राज्य से किसने स्वतंत्र कराया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इनका नाम क्या है? नाम है चिन किलिच खां। नाम जरूर याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है। स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक यानी स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? उसका नाम है चिनकिलिज खां। इसका एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है? इसको निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। चिनकिलिज खां को निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। तो इसी नाम से निजाम शब्द निकला हुआ है। यहीं से निजामों का शासन आरंभ हो जाता है हैदराबाद में। तो स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है वनडे एग्जामों में। तो स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक कौन था? उसका नाम था चिनकिलिज खां। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और ये दूसरा नाम क्या है? निजामुल मुल्क। क्या नाम है? निजामुल मुल्क। ठीक। अच्छा, निजामुल मुल्क के पिता कौन थे? तो निजामुल मुल्क के पिता का नाम था गाजिउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम। बड़ा लंबा नाम है भाई। गाजिउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम इनके पिता का नाम है। और ये क्या थे? ये औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में सेवा का कार्य किया करते थे। एक दरबारी हुआ करते थे औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद के जो मुगल बादशाह हुए, उन लोगों के द्वारा ये निजामुल मुल्क को बना दिया गया यहाँ का सूबेदार। दक्कन का जो हैदराबाद है वहां का सूबेदार बना दिया गया। और इस सूबेदार ने जब देखा कि मुगल बादशाह आपस में ही लड़ रहे हैं, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, ये लोग कमजोर पड़ गए, तो चिनकिलिज खान ने यानी निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब हम लोग मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं है, बल्कि हम स्वतंत्र हैं, और स्वयं को यहाँ का बादशाह घोषित कर दिया, निजाम घोषित कर दिया। इनके पिता औरंगजेब के दरबार में सेवा का कार्य किया करते थे। तो स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक छिनकिलिज खां, उसका दूसरा नाम निजामुल मुल्क, उसके पिता का नाम क्या था? गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम, जो औरंगजेब के दरबार में सेवा का कार्य किया करता था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो मुगल बादशाह कमजोर पड़ने लगे। इसी में एक मुगल बादशाह हुए, कल के क्लास में हम लोगों ने, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्रुख शेर के विषय में। घृणित कायर की संज्ञा इसको दी गई है, फर्रुख शेर को।
फर्रुखसियर वही व्यक्ति था जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। हैमिल्टन नामक अंग्रेज ने इसको ठीक किया था। फिर इसने 3 फरमान जारी किए थे और ढेर सारी छूट प्रदान कर दी थी अंग्रेजों को। तो फर्रुखसियर जब मुगल बादशाह बना तो उसने चिनकिलिज खां को 2 उपाधियां प्रदान किया था। इसमें से एक उपाधि है खान ए खाना। ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि फर्रुखसियर ने खाने खाना की उपाधि किसको प्रदान किया था? तो उत्तर होगा चिनकिलिज खां को या निजामुल मुल्क को। तो एक उपाधि दिया था खाने खाना का और दूसरी उपाधि दिया था निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग। निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग, यानी इसका जो वास्तविक नाम है वो चिनकिलिज खां है। और ये जो निजामुल मुल्क इसको कहा जाता है, ये इसको उपाधि मिला था। किसके द्वारा उपाधि दी गई थी? मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। तो ये उपाधि वाला नाम है निजामुल मुल्क। तो इसका वास्तविक नाम चिनकिलिज खां था। फर्रुखसियर ने इसको 2 उपाधियां प्रदान की थी, खाने खाना की उपाधि और निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि प्रदान किया था। ठीक ना? तो ये आपको यहां से याद रखना है। ये उपाधि किसने दिया? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने दिया। कौन कौन सी उपाधि दी गई? तो खाने खाना की उपाधि दी गई, निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण घटना है। घटना कब की है? 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी। कब की है? 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी। क्या हुआ था 1724 में? 1724 में जब निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित किया तो ये एक युद्ध हो गया और इस युद्ध को सूकर खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। सूकर खेड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में निजामुल मुल्क और मुबारिज खां ये दोनों आपस में लड़े थे। कौन कौन थे? निजामुल मुल्क और मुबारिज खां। जो मुबारिज खां था वो मुगल बादशाह के तरफ से लड़ा था और जो निजामुल मुल्क था वो हैदराबाद को स्वतंत्र कराने के तरफ से लड़ा था। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध को सूकर खेड़ा का युद्ध कहा जाता है और इस युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित कर दिया। निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित कर दिया और उद्देश्य क्या था पराजित करने का? हैदराबाद को स्वतंत्र करना। तो जब युद्ध जीत गया तो हैदराबाद यहीं से स्वतंत्र हो जाता है। तो प्रश्न बनेगा हैदराबाद को स्वतंत्र किसने कराया था? तो उत्तर होगा चिनकिलिज खां। स्वतंत्र कब कराया था? तो 1724 ईस्वी में। यानी हैदराबाद स्वतंत्र कब हुआ मुगलों के कब्जे से? तो उत्तर होगा 1724 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी। कौन सा उपाधि दिया था? आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया था। तो फर्रुखसियर ने 2 उपाधियां दिया था, खाने खाना की उपाधि, निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि दिया था। तो 2 उपाधि मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था और एक उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा प्रदान किया गया था। और ये कौन सी उपाधि है? आसफ जाह की उपाधि। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स शुरुआती जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है आपके कि स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क। उसके पिता कौन थे? गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम, जो औरंगजेब के दरबार में सेवारत थे। फर्रुखसियर ने इनको कौन सी उपाधि दी? तो खाने खाना की उपाधि और निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि दिया था। सूकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो सूकर खेड़ा नामक स्थान पर हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के बीच में हुआ था। ठीक, और मोहम्मद शाह ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? तो आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी। बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, आगे कह रहा कि निजामुल मुल्क ने 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो दक्कन पर इसको विजय प्राप्त हो जाता है सूकर खेड़ा के युद्ध के माध्यम से, और उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? हैदराबाद को बनाया। अभी तक ये केवल मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, दक्कन का इलाका। लेकिन सूकर खेड़ा के युद्ध में जब मुबारिज खां को यह हरा देता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है 1724 में, तो 1725 में उस राज्य की राजधानी किसे घोषित करता है? हैदराबाद को घोषित करता है। तो ये स्वतंत्र कब हुआ? स्वतंत्र हुआ 1724 में, और राजधानी घोषित कब किया गया? राजधानी घोषित किया गया 1725 ईस्वी में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किया। कब किया? 1724 में किया। हैदराबाद को राजधानी कब बनाया? तो 1725 ईस्वी में इसने हैदराबाद को राजधानी बना दिया। आगे बढ़ते हैं। राजधानी बना दिया, स्वतंत्र राज्य बना लिया, मुगलों के चंगुल से मुक्त हो गया। लेकिन आगे क्या हुआ? बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अगला पॉइंट कह रहा कि बाजीराव ने पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को पराजित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये एक युद्ध है, पालखेड़ा का युद्ध। ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि एक तरफ मुगल साम्राज्य चल रहा था, उसी के समानांतर मराठा साम्राज्य चल रहा था। शिवाजी के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ और पेशवाओं का दौर शुरू हो गया। तो उसी में से पेशवा बाजीराव प्रथम की बात हमने किया। तो बाजीराव प्रथम एक ऐसा पेशवा था जो जो जितना युद्ध लड़ा था, लगभग सारे युद्ध में विजय प्राप्त किया था। और ऐसा लग रहा था कि मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैल जाएगा। युद्ध के दौर में पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को भी पराजित कर दिया था। और वो पराजय किस युद्ध में हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध। तो ये आपको याद रखना है कि पेशवा बाजीराव ने निजामुल मुल्क को, जो कि हैदराबाद का संस्थापक था, उसको किस युद्ध में हराया था? तो उसको पालखेड़ा के युद्ध में हराया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है विभिन्न वनडे एग्जामों में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन रहा होगा आपके माइंड में कि जब मराठों ने हरा दिया निजाम को, तो हैदराबाद पे तो कब्जा कर लेना चाहिए था, बिल्कुल कर लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही एक कमजोरी थी, एक कमी थी मराठों की। मराठा घूम घूम के युद्ध करते थे। युद्ध में जब ये लोग विजयी हो जाते थे तो वहां पे कब्जा नहीं करते थे। जिस शासक को ये हराते थे, उसी शासक को फिर वो सत्ता वापस कर देते थे, और बदले में वहां से टैक्स लेते थे, कर लेते थे। और उस टैक्स को क्या कहा जाता है? चौथ। एक शब्द आप लोग सुने होंगे, चौथ। ये लोग चौथ वसूलते थे। ये लोग कब्जा नहीं करते थे क्षेत्रों पे। अगर ये लोग कब्जा किए होते तो लगभग लगभग पूरे भारत पर इनका कब्जा हो गया होता, क्योंकि मराठों ने मुगल बादशाह को भी हरा दिया था। लेकिन यही इनकी एक कमजोरी थी, एक भूल थी इनकी। ये कब्जा नहीं करते थे, हराने के बाद बस इनको टैक्स मिलता रहे, समय समय पे टैक्स इनके यहाँ पहुंचता रहे, यही कार्य इन लोगों का होता था। तो ये चौथ वसूलते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को पराजित कर दिया, यानी हैदराबाद को पराजित कर दिया, हैदराबाद हैदराबाद के संस्थापक को पराजित कर दिया, और बदले में यहां से भी चौथ वसूलना शुरू कर दिया। तो वार्षिक चौथ ये लोग भेजवाते रहते थे, जो नहीं भेजता था फिर युद्ध होता था। ठीक ना? ये तरीका मराठों ने अपनाया हुआ था। तो यहां पर बाजीराव ने पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को पराजित कर दिया, यानी निजामुल मुल्क एक तरह से मराठों के अंडर में आ गया, मराठों के अंडर में आ गया। यही कारण है, आगे जब हम लोग मैसूर राज्य पढ़ेंगे तो मैसूर राज्य यानी हैदर अली का राज्य, जब हैदर अली का युद्ध होता है अंग्रेजों से, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, तो मराठों ने हैदर अली को भी पराजित कर दिया था, मैसूर राज्य को भी जीत लिया था, लेकिन वहां भी छोड़ दिया।
केवल चौथ लेकर के, युद्ध हरजाना लेकर के हैदर अली को मैसूर राज्य वापस कर देते हैं मराठे। तो हैदर अली वार्षिक चौथ देता है मराठों को। तो जब युद्ध की बारी आ गई, अंग्रेजों से युद्ध शुरू हो गया हैदर अली का, तो हैदर अली का साथ दिया मराठों ने, क्योंकि उनको चौथ मिलता था। और मराठे हैदराबाद को भी पराजित कर चुके थे, तो हैदराबाद का निजाम भी साथ दिया। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, आगे उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, उसमें एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरे तरफ हैदर अली प्लस हैदराबाद का निजाम और प्लस मराठा, ये तीनों की संयुक्त सेना लड़ी थी और अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित की। अंग्रेज काफी समय तक संभल नहीं पाए और फिर मैसूर की तरफ देखना वो लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब फिर से मजबूत किया अंग्रेजों ने अपने आप को, तब फिर युद्ध करना शुरू किया हैदर अली से। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसी युद्ध में हैदर अली घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन तुरंत मोर्चा संभाल लेते हैं उनके पुत्र टीपू सुल्तान। तो उसकी चर्चा हम लोग हैदराबाद सॉरी उसकी चर्चा हम लोग मैसूर वाले राज्य में करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बाजीराव ने, यानी मराठों ने, निजामुल मुल्क को भी पराजित कर दिया था पालखेड़ा के युद्ध में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 21 मई 1748 ईस्वी को निजामुल मुल्क की मृत्यु हुई। ठीक ना? तो वह व्यक्ति जिसने हैदराबाद को स्वतंत्र कराया था मुगलों से 1724 में, तो 1724 से लेके 1748 तक उसका शासन था हैदराबाद में। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। अब जब निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद के जो निजाम शासक हुए, वो अपेक्षाकृत कमजोर शासक थे। जब तक निजामुल मुल्क था तब तक ठीक थी स्थिति, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद के जो निजाम बने, वो लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। और जब ये कमजोर पड़ गए तो इसका फायदा किसको मिलेगा? अंग्रेजों को मिलेगा। और हुआ क्या, लॉर्ड बेलेजली का नाम आप सुने होंगे। उसने जो नीति अपनाया था साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हैदराबाद में, उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सहायक संधि को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर हुआ क्या कि 1798 ईस्वी में हैदर अली, हैदराबाद के तत्कालीन निजाम अली, ये नाम आपको याद रखना है। 1748 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1798 आते आते हैदराबाद के तत्कालीन जो निजाम थे, उनका नाम था अली, उन्होंने लॉर्ड वेलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सहायक संधि की जो नीति चलाया था, योजना चलाया था लॉर्ड वेलेज अली ने, उस नीति को उस समय का तत्कालीन निजाम अली ने उसको स्वीकार कर लिया। और सहायक संधि को स्वीकार करने का मतलब है कि हैदराबाद राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। इस तरह से हैदराबाद पर कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। तो ये टर्निंग पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। हैदराबाद की, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 में होती है। हैदराबाद पर कब्जा कब हो जाता है अंग्रेजों का? 1798 ईस्वी में। तो बहुत लंबा समय नहीं रहता है, बहुत कम समय में हैदराबाद स्वतंत्र भी हुआ और हैदराबाद पर कब्जा भी हो गया अंग्रेजों का। यही हुआ, फूट डालो और राज करो। जब तक ये मुगल साम्राज्य के भीतर था तब तक ये सुरक्षित था, संरक्षित था। लेकिन जैसे ही ये अलग होता है, स्वतंत्र घोषित करता है, धीरे धीरे अंग्रेज अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं और अंततः बेलेजली के सहायक संधि में ये लोग आ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं और इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो यहाँ पर 1798 ईस्वी में हैदराबाद के तत्कालीन निजाम अली ने लॉर्ड वेलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और इस तरह से हैदराबाद अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। एक पॉइंट और देख लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, पूछता भी है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य बना जिसने बेलेजली के सहायक संधि के अंतर्गत आंतरिक सेना रखना स्वीकार कर लिया। आंतरिक सेना, जितने भी राज्य थे
जो मुगलों से स्वतंत्र हुए थे, उनमें हैदराबाद एक ऐसा राज्य बना, पहला राज्य जिसने अंग्रेजी सेना को पालना शुरू कर दिया। सेना होती थी अंग्रेजों की, उसका उपयोग करते थे अंग्रेज, लेकिन पालने का काम कौन करता था? ये निजाम करते थे, हैदराबाद करता था। तो पहला ऐसा राज्य बना हैदराबाद जो अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार कर लिया। वही कह रहा है कि सहायक संधि के अंतर्गत आंतरिक सेना रखना स्वीकार कर लेता है। तो पहला ऐसा राज्य कौन सा बना? तो पहला ऐसा राज्य हैदराबाद बनता है। ठीक ना? तो बस इतना ही इसमें हमको देखना था हैदराबाद में। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे आपके वनडे एग्जाम में, जैसे स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चिन किलिज खां या निजामुल मुल्क। फरुखसियर ने उसको कौन सी उपाधि दी थी? तो खाने खाना की उपाधि दी थी। और निजामुल मुल्क फतेह जंग की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा उसने कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा युद्ध था? कौन से युद्ध में मुबारिज खां को पराजित किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सुकर खेड़ा के युद्ध में उसने मुबारिज खां को पराजित किया और इस तरह से स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दी। तो स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? 1724 में हुई थी। किस युद्ध के माध्यम से हुई थी? सुकर खेड़ा के युद्ध के माध्यम से हुई थी। ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के बीच में हुआ था। मोहम्मद शाह ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? तो मोहम्मद शाह ने आसफ जहां की उपाधि इसको प्रदान की हुई थी। ठीक ना? पेशवा बाजीराव ने निजाम को किस युद्ध में हराया था? तो पेशवा बाजीराव ने निजाम को पालखेड़ा के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है? इसने अपनी राजधानी कब बनाया? तो निजामुल मुल्क ने अपनी राजधानी 1725 ईस्वी में बनाया। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को कौन से निजाम ने स्वीकार किया था? तो उस समय के तत्कालीन निजाम अली ने इसको स्वीकार किया था। और सहायक संधि को कब स्वीकार किया गया? तो सहायक संधि को 1798 में स्वीकार किया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं, यहां से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हैदराबाद में बस इतना ही हमको समझना था। ठीक है? अब हम लोग इसके आगे जो अन्य राज्य हैं, जैसे इसके बाद हम लोग मैसूर राज्य देखेंगे। मैसूर राज्य, और मैसूर राज्य में दो शासकों को हम लोगों को समझना रहेगा। एक होंगे हैदर अली, हैदर अली, और दूसरे होंगे टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान। और इन दोनों का मुकाबला होगा अंग्रेजों से। अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध होंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे और इन युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया जाएगा और मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं पूरा करते हैं। और आप लोगों से एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा और हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आपके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहीं पर इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।